हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर डिस्कस करते हुए दोस्तों आज का हमारा सेशन होगा या कहेंगे आज का हमारा टॉपिक होगा साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद पर दोस्तों हम पूरे विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम अर्थ, परिभाषा, विशेषता, साधन, उद्देश्य, कारण या सहायक तत्व, इन सभी बिंदुओं पर वन बाय वन करके पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों सीधे से मूव करेंगे डायरेक्टली अपने सेशन पर। मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज किया है दोस्तों सिलेबस में। हमने थर्ड यूनिट का ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का साम्राज्यवाद, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों इसमें हमने दो कंसेप्ट इसमें और बढ़ाए हैं आपकी कमेंटों के अनुसार ही आपके, क्योंकि देखिए कुछ सिलेबस में आपके हो सकते हैं, कुछ सिलेबस से थोड़ा सा चेंज भी होता है ना। तो इसी के लिए एक साम्राज्यवाद के अंतर्गत दोस्तों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इन दोनों में अंतर, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों में अंतर, साथ ही साथ में नव साम्राज्यवाद, तो ये दो कंसेप्ट इसमें ऐड हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे टॉपिक पर डायरेक्टली कंसेप्ट पर बात करते हैं। आज के टॉपिक में हमें इन 6 बिंदुओं पर डिस्कस करना है। इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हम इस पूरे पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात साम्राज्यवाद को पूरे कंप्लीटली समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साम्राज्यवाद से संबंधित कुछ तथ्यों की या कहेंगे कुछ व्याख्या की, ठीक है। जैसे एग्जाम में आंसर राइटिंग के समय दोस्तों अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा व्याख्या लिखना भी आवश्यक हो। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट अर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चनों में हमेशा हमारे पास यही कंडीशन होती है कि किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले उसकी व्याख्या हमें लिखनी ही होती है। तो हमारे पूरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ सामान्य से शब्द यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि एक मोटा से ऐसा अर्थ बन जाए कि हम जो है अंदर आंसर में क्या लिखने वाले हैं या टॉपिक के बारे में हमारी क्या समझ है, ठीक है ना। तो दोस्तों व्याख्या के अंतर्गत हमें सिंपल सा कहना है कि साम्राज्यवाद की ऊपरी धारणा की हमें चर्चा करनी है इसके अंदर। जैसे साम्राज्यवाद क्या है, तो साम्राज्यवाद की एक बेसिक धारणा क्या होती है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या किसी अन्य कारण से जब किसी अन्य राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली हो जाए, वो अपनी शक्ति को बढ़ा ले, तो ऐसी परिस्थिति में वो राष्ट्र उन अधीन राष्ट्रों, मतलब उन गरीब राष्ट्रों या निर्बल राष्ट्रों पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है ना। तो ये एक सामान्य सी धारणा होती है साम्राज्यवाद की, ठीक है। तो हालांकि ये समय जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये समय एक अलग है, क्योंकि जिस साम्राज्यवाद की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो युग बीत चुका है, ये एक नया युग है। लेकिन नया युग होने के बाद भी दोस्तों साम्राज्यवाद की धारणा इतनी आसान नहीं थी कि उसके समय का समाप्त होने पर या उसके युग को समाप्त होने पर वो धारणा भी समाप्त हो जाती। ये इसका यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है कि साम्राज्यवाद की तुलना एक राक्षस से की गई है। जैसे कि दोस्तों राक्षस कभी मरता नहीं। राक्षस जैसे कि रावण को आज भी हम दशहरे पर आज भी जला रहे हैं, है ना। हजारों साल पहले जो रावण मर चुका था उसे आज भी जलाते, हम हर साल रावण को मारते हैं। तो यहीं पर एग्जांपल लिया गया कि कोई जिस प्रकार से राक्षस कभी नहीं मरता, उसी प्रकार से साम्राज्यवाद की हालत भी कुछ ऐसी ही है कि ये कभी समाप्त नहीं होता। पहले ये साम्राज्यवाद था, तो अब कुछ नए रूपों में आ चुका है। जैसे साम्राज्यवाद के अन्य नाम भी है, साम्राज्यवाद के नव साम्राज्यवाद के नाम से भी आया, उपनिवेशवाद के नाम से भी आया, या नव उपनिवेशवाद के नाम से भी आया है। तो ये चारों की धारणाएं अलग अलग है, चारों के अर्थ लगभग अलग है, लेकिन इनमें समानताएं पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो भी साम्राज्यवाद अपने नए रूप में उपस्थित है, देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और जो साम्राज्यवाद है ये दूसरे देशों के ऊपर अपने आधिपत्य जमाने की बात करता है या अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्बल राष्ट्रों पर प्रभुत्व को सूचित करता है साम्राज्यवाद, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद अपने समय की राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया का एक परिणाम है। साम्राज्यवाद अपने समय की, ये लास्ट वाली लाइन आपको विशेष याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके की लाइन ही मान लीजिए, है ना। साम्राज्यवाद अपने समय की राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम है, राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम है। क्योंकि जब राष्ट्र राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से जब सक्षम होने का प्रयास करता है, सफल होने का प्रयास करता है, तो उस परिस्थिति में
दोस्तों वो अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पर बात करेंगे साम्राज्यवाद के अर्थ की, कि साम्राज्यवाद का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है। ठीक है ना? व्याख्या में कुछ नहीं, सिंपल सी बातें बतानी है कि साम्राज्यवाद जो है एक पुरानी धारणा है जो बीत चुकी है ना, लेकिन युग के समाप्त होने के साथ ही हम साम्राज्यवाद की तुलना एक राक्षस के साथ करते हैं। जिस प्रकार से राक्षस कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से साम्राज्यवाद भी आज तक समाप्त नहीं हुआ है। भले ही साम्राज्यवाद नहीं है, परंतु साम्राज्यवाद का नया रूप वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज भी देखा जा सकता है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब साम्राज्यवाद के अर्थ की अगर बात करें तो साम्राज्यवाद का अर्थ सिंपल सा हो जाता है दोस्तों, कि जब कोई राष्ट्र जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करे, अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करे, चाहे फिर वो आर्थिक कारण से प्रभावित होकर, चाहे वो राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर, जब किसी राष्ट्र की संपत्ति को हथिया ले, उसकी जमीन को हथिया ले, उसके उद्योग या व्यापार को हथिया ले, तो उसी हथियाने की जो प्रक्रिया है या प्रभाव जमाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम यहां साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है बलपूर्वक शब्द का। किसका दोस्तों? बलपूर्वक शब्द का। कि जब कोई राष्ट्र, क्योंकि देखिए कोई भी देश खुशी खुशी तो अपनी भूमि या अपने उद्योग या अपनी स्वतंत्रता किसी और को सौंपेगा नहीं, तो यहां पर एक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है बलपूर्वक। बलपूर्वक, जब कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर बलपूर्वक अपने बल के आधार पर जब किसी अन्य राष्ट्र पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है या जमा लेता है, तो उसी को हम साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि जो साम्राज्यवादी देश होता है ना, जो साम्राज्यवादी देश होता है, जो जिस पर अधिकार जमा लेता है, तो वो उसका निरंतर शोषण करेगा। अब विभिन्न कारणों से शोषण करेगा। किस कारण से? आर्थिक लाभ के लिए उस राष्ट्र का शोषण करेगा। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, वहां पर वो अपने धर्म का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार से धार्मिक प्रक्रिया के माध्यम से मानसिकता, वहां पे की जनता की मानसिकता को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। इस सब के अलावा दोस्तों, जिस साम्राज्यवाद को हम पढ़ रहे हैं, जिस साम्राज्यवादी युग की हम बात कर रहे हैं, इस युग में जो देश साम्राज्यवादी धारणा में आगे होता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसकी ज्यादा इज्जत होती थी, उसका सम्मान ज्यादा मिलता था उसको, कि यार बड़ा ताकतवर राष्ट्र है। जैसे कि उस समय की अगर हम बात करें तो दोस्तों उस समय में इंग्लैंड की बड़ी इज्जत हुआ करती थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना? तो क्यों हुआ करती थी? क्योंकि लगभग पूरा विश्व तो हथिया था उसने। उपनिवेश के नाम पर दोस्तों पूरे एशिया पर और पूरे अफ्रीका पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड का अधिकार था। ठीक है ना? तो ये साम्राज्यवाद जो उपनिवेशवाद था, जो हम उपनिवेशवादी जो तकलीफें हमने झेली है, तब भारत या एशिया या पूरे अफ्रीका ने जो तकलीफें झेली है उपनिवेशवाद की, वो उपनिवेशवाद भी कुछ और नहीं था बल्कि साम्राज्यवाद का ही नया रूप था। क्लियर है? अब देखिए स्लाइड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कोई राज्य अपनी सत्ता का विस्तार करने, अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर या अपने सत्ता का विस्तार अपने राज्य की सीमा से बाहर करने लगे, तो वह राज्य साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है। उसकी ये नीति जो होती है वो साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। इसमें एक राष्ट्र जो है बलपूर्वक अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है, चोरी करता है, उन पर राजनीतिक आधिपत्य जमाता है, उनकी संपत्ति, उनकी भूमि, उनके उद्योग या व्यापार, इन सबको छीनने का प्रयास करता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। क्लियर है? यही साम्राज्यवाद है, इसके अलावा साम्राज्यवाद और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब इस साम्राज्यवाद को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ विद्वानों की यहां पर हम परिभाषाओं की बात कर लें तो हमें और सटीक रूप से समझ आ जाएगा। इसमें दोस्तों मैं 5 विद्वानों की परिभाषाओं को यहां पर लेकर आया हूं, उनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर ले, जिसमें पूरा ये कंप्लीट होता चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर शर्मा के अनुसार। तो प्रोफेसर शर्मा की परिभाषा, इसमें से जो आपको उचित लगे 2 परिभाषाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से 5 ही परिभाषाओं को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो शर्मा साहब ने कहा है साम्राज्यवाद को लेकर के कि साम्राज्यवाद शक्ति तथा हिंसा का प्रयोग करके, समझिएगा यहां पर, साम्राज्यवाद शक्ति तथा हिंसा का प्रयोग करके विदेशी शासन को किसी भी देश पर लागू करना है ना? तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि कोई राष्ट्र
अब शक्ति और हिंसा का प्रयोग करके जब किसी और राष्ट्र पर अपनी नीतियों को लागू करता है तो उसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है, ऐसा मानना है शर्मा साहब का। नेक्स्ट परिभाषा थी CD बर्नस साहब की। उन्होंने कहा है कि विभिन्न देश और जातियों पर एक समान कानून व शासन व्यवस्था लागू करना ही साम्राज्यवाद है। क्या कहा कि विभिन्न देश और जातियों पर, देशों के स्तर, विभिन्न देशों पर। अब उपनिवेशवाद की जो धारणा चलाई थी इंग्लैंड के द्वारा जो स्टार्ट हुई थी उपनिवेशवाद की, तो दोस्तों ये उपनिवेशवाद कोई एक देश के लिए तो था नहीं, लगभग पूरे एशिया को इसने हथिया लिया था, पूरे अफ्रीका को इसने हथिया लिया था। तो ये विभिन्न देशों की बातें थी। अब चाहे आप विभिन्न देशों के रूप में इसको देखें या विभिन्न जातियों के रूप में देखें, क्योंकि जो पश्चिमी जातियां थी वो तो काली और पीली जातियों के नाम से, पूर्वी जातियों को काली और पीली जातियों के नाम से जानते थे, अफ्रीकी और एशिया को के लोगों को, है ना। तो इसलिए कहा जाता है यहां पर, इसलिए कहा जाता है कि बर्नस साहब ने जो कहा है कि देश और जातियों के आधार पर, देश और जातियों के आधार पर एक समान व्यवस्था लागू करना, विभिन्न देशों पर एक समान व्यवस्था लागू करना, चाहे वो देश हो चाहे वो जातियां हो, वही जो है यहां पर साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है रिचर्ड सट्टन के शब्दों में कि साम्राज्यवाद ऐसी राष्ट्रीय नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपनी शक्ति अथवा नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है। सिंपल शब्दों में है, सभी परिभाषाएं लगभग है ना। और लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजी का चरमोत्कर्ष है, पूंजी का चरमोत्कर्ष है, मतलब कि जब पूंजीवाद अपने चरम स्तर पर होगा, पूंजीवाद जब अपने चरम स्तर पर होगा तो समझ लीजिए कि साम्राज्यवाद आ चुका है। विश्व के विभिन्न देश जो शक्तिशाली होंगे वो एक दूसरे देश को हड़पना प्रारंभ कर देंगे। मॉर्गेंथो ने कहा है कि एक देश द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर अपनी शक्ति का विस्तार करना साम्राज्यवाद है। सिंपल शब्दों में मॉर्गेंथो ने एकदम सिंपल कहा है कि जब कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देश की सीमाओं में घुस जाए, अपना विस्तार करने लगे, तो वही साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है ना। ये 5 परिभाषा है, इनमें से जो आपको सटीक लगे, जो उचित लगे, जो आसान लगे, उनको आप याद कर सकते हैं। कम से कम 2 परिभाषा आपको याद करना आवश्यक है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों विशेषताओं का, साम्राज्यवाद की विशेषताएं। तो चूंकि साम्राज्यवादी धारणा भले ही नकारात्मक धारणा है, लेकिन इसमें क्या खास बातें हैं, और वही खास बातें इसकी विशेषताएं बन जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना साम्राज्यवाद है। क्या कहा है? राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना ही साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद की विशेषता हुई ना, है ना, कि कोई भी राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति क्यों अपनाता है, किस लिए अपनाता है? अपने देश की सीमा का विस्तार करने के लिए, है ना, अपने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए या अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए। अगली विशेषता की बात करें तो दूसरे राज्यों पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए। भाई साम्राज्यवाद क्या है, क्या करता साम्राज्यवाद? एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से, जैसे इंग्लैंड ने भारत पर किया था, राजनीतिक रूप से पूरे देश पर, पूरे भारत पर इंग्लैंड शासन कर रहा था, मतलब राजनीतिक रूप से प्रभाव जमा चुका था। आर्थिक प्रभुत्व, मतलब आर्थिक रूप से भी प्रभाव जमा चुका था इंग्लैंड, है ना। तो भारत की पूरी संपत्ति पर इंग्लैंड का अधिकार हो चुका था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं या आर्थिक व्यवस्थाओं पर अपना अधिकार जमा ले, अपना स्थापत्य, है ना, अपना स्थापत्य जो है स्थापित कर ले, तो उसी को यहां साम्राज्यवाद कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो साम्राज्यवाद के अंतर्गत राष्ट्रीय इकाइयों, एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। मतलब सिंपल है कि जो अधीन राष्ट्र होते हैं, जिन पर अधिकार किया गया है, उस देश की सभी इकाइयों पर अधिकार करने वाले राष्ट्र का अधिकार हो जाता है। क्लियर है? यही साम्राज्यवाद है। अगला, साम्राज्यवादी देश अपने हितों का पोषण करने के साथ ही अपने अधीन देशों का शोषण करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई राष्ट्र साम्राज्यवाद क्यों फैलाएगा? कोई राष्ट्र किसी और देश पर अधिकार क्यों जमाएगा? ताकि उस देश का शोषण करके अपना खुद का विकास कर सके, अपने हितों का पोषण कर सके। क्लियर है ना। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का संबंध राष्ट्र की विदेश नीति। जी हां भाई, जो साम्राज्यवादी देश है वो अपनी विदेश नीति ही इस प्रकार की बनाते हैं कि वो अन्य देशों पर अपना कब्जा जमा पाए, ठीक है ना, अपने देश का विस्तार, अपनी सीमाओं का विस्तार कर पाए, आर्थिक रूप से वो और अधिक समृद्ध हो पाए। तो ये क्या है? ये विदेश नीति ही तो है, विदेश नीति के माध्यम से तो ये किया जाता है। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा करने के लिए। समझिएगा यहां पर कि जो साम्राज्यवादी देश होते हैं वो अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए
या अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, या कुल मिलाकर अगर कहें तो अपने हितों को सुरक्षित कर रखने के लिए या अपने हितों में वृद्धि करने के लिए वो किसी भी प्रकार के साधन को इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब किसी भी अनुचित साधन का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अनुचित साधनों का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। आई होप यहां तक का क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना। क्लियर है? अन्य देशों पर अधिकार करके उनका शोषण करना। अब देखिए विशेषताओं में ये 6-7 बिंदुओं पर हमने बात की है, विशेषताओं पर 7 बिंदुओं पर बात की। इजी था, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। तो आपकी कमेंटों से तो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा टिपिकल ये सब टॉपिक होने वाले हैं, और सब टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट भी चल रहे हैं, क्योंकि आपकी कमेंट उस समय इतनी ज्यादा आ रही थी कि सर ये साम्राज्यवाद ना उपनिवेशवाद ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको क्लियर कुछ भी नहीं है यार, बस इसको ना थोड़ा तोड़ना चालू कर दें, इसको पार्ट में समझना चालू कर दें। अगर आप सेपरेटली समझोगे इन चीजों को तो इस सब कुछ इजी होता चलेगा, है ना। अब जैसे विशेषता, साम्राज्यवाद की विशेषता है तो उसको लिंक कीजिए ना। साम्राज्यवाद, पहले आपको साम्राज्यवाद पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से समझना आवश्यक है। अगर व्यवहारिक समझ अगर आपकी है साम्राज्यवाद को लेकर के, तो साम्राज्यवाद से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब साम्राज्य विशेषता है, भाई साम्राज्यवाद की क्या खूबियां हैं, जरूरी थोड़ी ना आप इन्हीं बिंदुओं को रटेंगे, इन्हीं बिंदुओं को याद करेंगे तभी जाकर के आपका ये विशेषताओं वाला कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। आपने साम्राज्यवाद को समझ लिया ना, तो अब आप साम्राज्यवाद की जो खास बातें हैं, जो अन्य विशेषताओं से, अन्य प्रक्रियाओं से साम्राज्यवाद को अलग बनाती है, उन बातों को यहां पर लिख दीजिए, वो विशेषताएं बन जाएगी उसकी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम साम्राज्यवाद कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके साधन, है ना। जब कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर अधिकार जमाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करता है, वही तो कहलाएगा साम्राज्यवाद के साधन, है ना। तो साम्राज्यवाद के साधन के अंदर सबसे पहले आता है सैनिक साम्राज्य, सैनिक साम्राज्यवाद। कैसे? अरे भाई कोई राष्ट्र सबसे पहला कौन सा साधन अपनाएगा? किसी और राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए, किसी और राष्ट्र को अपने अधिकार में लेने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करेगा? सबसे पहले किसी कोशिश करेगा सेना के द्वारा आक्रमण करके, क्योंकि आसान तरीका है ना, डायरेक्ट सेना का आक्रमण कीजिए, उस देश को हराइए और उस पर अधिकार कर लीजिए, सिंपल सा तरीका है ना। जैसे कि मुसोलिनी और हिटलर, इन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी में ये प्रचलित रहे काफी ज्यादा साम्राज्यवाद को लेकर के, क्योंकि ये साम्राज्यवादी शासक ही थे हिटलर और मुसोलिनी। इन्होंने यही किया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, इन्होंने सैनिक आक्रमण ही कराया डायरेक्ट। कोई आर्थिक नीति नहीं अपनाना, कोई अन्य प्रकार के कोई हथकंडे नहीं अपनाना, है ना। डायरेक्टली सेना व्यवस्थित कीजिए, सेना का आक्रमण कीजिए, राष्ट्र को जीतिए, उस पर अधिकार जमा लीजिए, दैट्स ऑल। यही सैनिक साम्राज्यवाद कहलाता है। तो एक तरीका सेना के द्वारा साम्राज्य प्राप्त करना। दूसरा आर्थिक साम्राज्यवाद। अब आर्थिक साम्राज्यवाद क्या होता है दोस्तों, यह भी एक सिंपल कंसेप्ट है। आर्थिक रूप से किसी राष्ट्र पर इतना दबाव बना दीजिए कि वो आपकी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कोई विकसित राष्ट्र है, कोई सक्षम राष्ट्र है, जब वो किसी अन्य राष्ट्र को इतना अधिक कर्ज दे दे कि वो एक समय में उस कर्ज को ना उतार पाए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जिसने कर्ज लिया है वो राष्ट्र उस कर्ज देने वाले राष्ट्र के अधीन हो जाएगा, उसकी सारी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कर्जा तो दे नहीं पाएगा। जैसे कि वर्तमान में भी चीन क्या कर रहा है, चीन किस नीति का पालन कर रहा है दोस्तों, तो चीन आर्थिक साम्राज्यवाद को अपना रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर से अगर अपडेट रहते हैं कि करंट में क्या चल रहा है, कौन राष्ट्र क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों का देखा जाए तो भारत के चारों तरफ जितने भी राष्ट्र है, उन हर राष्ट्र में लगभग सभी राष्ट्रों में चीन अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर चुका है। अब कोई भी राष्ट्र, अब चूंकि आपने ये भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि भारत की जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया के लगभग सभी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हैं। और गुटनिरपेक्ष नीति का सिंपल सा फंडा है कि वो राष्ट्र कभी भी गुटनिरपेक्ष नहीं होगा जो किसी अन्य राष्ट्र को अपने देश में, अपनी सीमाओं में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति देगा, है ना। लेकिन यहां पर अब विभिन्न प्रकार से चीन क्या करता है, दूसरे देशों को आर्थिक रूप से मदद करता है। आर्थिक रूप से मदद का नाम देता है, मदद करता है, सहायता करता है। और वो इतनी आर्थिक रूप से सहायता करता है कि वो इतना जांच लेता है कि यार ये राष्ट्र जो है इस पर कितना बर्डन डाल जाए, कितना आर्थिक रूप से, कहेंगे सिंपल शब्दों में, कितना कर्जा इसको दे कि ये उतार ना पाए। और जब उस देश के पास में इतना कर्जा हो जाता है कि उसकी क्षमता ना हो उतारने की, उस समय चीन के द्वारा वापस कर्जे को डिमांड की जाती है, वापस मांगा जाता है ना। तो उस परिस्थिति में वो देश जो है देने में सक्षम नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में फिर उस देश को चीन की बात माननी पड़ती है। और इस प्रकार से वो जो सैनिक अड्डे बने हैं चीन के विभिन्न देशों में, वो इसी का परिणाम है
है ना, आर्थिक साम्राज्यवाद इसको नाम देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पश्चिम राज्यों द्वारा नियंत्रित होती है। आज भी बात करें दोस्तों तो आज भी कुछ ऐसे देश हैं एशिया में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में जो पश्चिमी या कहें कि विकसित राष्ट्रों के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। अब कुछ राष्ट्रों का यहां पर आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल में देशों के नाम बताइए। दोस्तों माफ कीजिएगा, देशों के नाम नहीं बता सकते, है ना, इसमें थोड़ा सा प्रतिबंध रहता है। इस कारण से किसी राष्ट्र की आलोचना करना उचित नहीं होता, किसी के भी लिए उचित नहीं होता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल में बहुत सारे राष्ट्र मिल जाएंगे, चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अन्य देशों के प्रभाव में है आर्थिक रूप से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अब ये क्या होता है? तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि जब जनता के मस्तिष्क पर सांस्कृतिक रूप से प्रभाव जमा लिया जाता है। जैसे जब हम उपनिवेश थे, इंग्लैंड के जब हम गुलाम थे, उस समय इंग्लैंड ने भारत की जनता के मस्तिष्क पर एक दबाव बनाया था, सांस्कृतिक दबाव बनाया था कि वो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को तुच्छ बता करके अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का प्रचार कर रहा था, है ना, और हमें मजबूर कर रहा था कि हम उनकी सभ्यता को एक्सेप्ट करें, उनकी सभ्यता को अपनाएं, है ना। तो यही होता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। मतलब सिंपल शब्दों में समझिए, जब व्यक्तियों के मस्तिष्क पर सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से प्रभाव जमा करके उन्हें जो है सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया जाए या उनको एक अपनी सभ्यता को छोड़कर अन्य सभ्यता को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया जाए, उसी को हम यह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का नाम देंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है, ब्रिटिश राज्य ने भारत में यहां धर्म और संस्कृति को विकृत बताया, है ना, विकृत बता करके और ईसाई धर्म और संस्कृति को लादने का प्रयास किया था, है ना। याद रखिए, चाहे राष्ट्र, चाहे भारत हो या इंग्लैंड, कोई सा भी देश हो, जब किसी देश को अपने धर्म का प्रचार करना होगा तो वो क्या करेगा? पहले उस देश के धर्म या उसकी संस्कृति को तुच्छ बताएगा, हीन बताएगा, है ना, कमजोर बताएगा और कहेगा कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता जो है आप लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम आप लोगों का विकास करने आए हैं और आप हमारे धर्म को अपनाइए, आप हमारी संस्कृति को अपनाइए। और इस चीज का गुलाम भारत सदियों से रहा है, आप भी अच्छे से जानते हैं, है ना। तो भारत में क्या हुआ था? भारत में जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है भारतीय जनता के मस्तिष्क पर, वो सब इसी का परिणाम है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का। तो भारत तो बहुत बड़ा शिकार रहा है, तीनों का शिकार रहा है, सैनिक साम्राज्यवाद का शिकार रहा है, आर्थिक साम्राज्यवाद का, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का, लंबे समय से शिकार रहा है। नहीं तो भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता से ज्यादा सक्षम पूरे विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इतनी लूट चुकी है सभ्यता, तो वापस अपने स्तर पर आने में समय तो लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के उद्देश्य। तो किन उद्देश्यों से यह साम्राज्यवाद फैलाया जाता था? अब आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना कुछ तो समझ लिया हमने साम्राज्यवाद में। साम्राज्यवाद सिंपल बात है ना यार। साम्राज्यवाद के अंतर्गत जब कोई देश किसी अन्य देश पर अधिकार करेगा तो किस उद्देश्य से करेगा? जो लोग वो बोलते हैं, जैसे अंग्रेजों ने यहां पर आके बोला था कि हम यहां सिर्फ व्यापार करने के लिए आए हैं, और जब वो राजनीति में प्रवेश कर चुके थे तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता का विकास करना चाहते हैं, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को हम समाप्त करना चाहते हैं, आप लोगों को कानून सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को सांस्कृतिक बनाना चाहते हैं, आप लोगों को जो है सभ्यता के रूप में हम आपका विकास करना चाहते हैं। तो क्या वो सही बोलते थे? तो बोलना कुछ और होता है लेकिन वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता है। तो साम्राज्यवादी धारणा के पीछे भी जो उद्देश्य हुआ करते थे साम्राज्यवादी ताकतों के, वो अलग हुआ करते थे। भाई राजनीतिक रूप से प्रभुत्व स्थापित करके और अपने राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाना, आर्थिक शक्ति को बढ़ाना, सामाजिक शक्ति को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इज्जत बढ़ाना, ये सारे तो प्रकार हैं, है ना। तो उद्देश्य में सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक रूप से किसी अन्य राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा कर अपने ताकतों में विस्तार करना। राजनीतिक, देखिए जो राष्ट्र राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा दृढ़ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। आज पूरे विश्व में विभिन्न देशों के बीच में जो अलग विभिन्न देश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो देश सक्षम है, जैसे अमेरिका देख लीजिए, रूस देख लीजिए, चीन देख लीजिए, या और भी विभिन्न देश जो भी सक्षम देश है, वो आज विभिन्न आपस में क्यों टकराते हैं?
राजनीतिक रूप से टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? ताकि राजनीतिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकतवर बन सके। तो साम्राज्यवाद की भी विशेष उद्देश्य था, राजनीतिक रूप से ताकतवर बनना। क्लियर है? अगला उद्देश्य इसका आर्थिक उद्देश्य भी हो सकता है, अपने देश का आर्थिक रूप से विकास करना, आर्थिक रूप से सक्षम होना, चाहे उस सक्षम होने के लिए जिस राष्ट्र पर, जिस देश पर अधिकार किया है, भले ही उसका शोषण क्यों ना करना पड़े। इसके अलावा जो राष्ट्र साम्राज्यवादी धारणा फैला रहा है या साम्राज्यवाद के अंतर्गत किसी राष्ट्र पर अधिकार जमा रहा है, जब उस राष्ट्र में औद्योगिकरण इतना तीव्र गति से हो जाए कि वहां पर बनी हुई वस्तुओं की खपत करने के लिए उनके पास बाजार ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी साम्राज्यवादी काम आता है। कैसे? अन्य देश पर अधिकार कर लीजिए, अपने देश में जो माल बनाया आपने उसको उचित दामों पर, अच्छे दामों पर या बढ़े हुए दामों पर उस अधीन राष्ट्र में बेच दीजिए, और उस अधीन राष्ट्र का कच्चा माल आप लेकर आ जाइए और अपने देश में प्रोडक्ट बनाइए और वहां बेचिए। इससे क्या होगा? डबल मुनाफा होगा। कच्चा माल आपको कम दामों में मिल जाएगा, दूसरी बात फिनिश गुड्स जो है वो अच्छे दामों में उस देश में बिक जाएगी, डबल मुनाफा हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से उसका आर्थिक शोषण भी हो गया जिसको आपने अधीन बनाया था। ठीक है ना? तो ये आर्थिक उद्देश्य होता है किसी भी साम्राज्यवादी देश का। इसके अलावा नैतिक और धार्मिक उद्देश्य भी होते हैं। नैतिक और धार्मिक उद्देश्य भी होते हैं, मतलब सिंपल जो हम अभी तक बार बार बात कर रहे थे सभ्यता की, संस्कृति की, है ना। तो कुछ लोग, ये जो यूरोपीय लोग हैं या कहें कि जो पश्चिमी जो साम्राज्यवादी देश हैं या ताकतें हैं, इन्होंने साम्राज्यवाद का समर्थन करने के साथ ही ये तर्क दिया कि हमारी सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है और हमें इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विकृत जो जातियां हैं उनका विकास करें। जैसे एशिया और अफ्रीका की जो काली और भूरी जातियां हैं उनका हम विकास करें। हम मानव है, इसलिए मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको सभ्य बनाएं, है ना। तो ये होता है नैतिक उद्देश्य। अब हालांकि कोई भी साम्राज्यवादी धारणा को इसलिए नहीं फैलाएगा कि वो उनका विकास करे, ठीक है ना। इसके अलावा अपने धर्म का विस्तार करना, प्रचार करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नैतिक और धार्मिक उद्देश्य भी हो जाते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझिए कि जब कोई देश अन्य देश पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित करता है तो उस समय में दोस्तों जो साम्राज्यवादी देश होता है ना, उसकी जनता को भी उस देश में कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता ही रहता है। मतलब साम्राज्यवाद के माध्यम से जब किसी देश पर आधिपत्य स्थापित किया जाता है और उस देश को जब लूटा जाता है तो उस लूट में उस देश की जनता का भी हिस्सा होता है। किस देश की? जिसने उस देश पर अधिकार किया है। तो साम्राज्यवादी देश की जनता को भी उस लूट का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है। इसी कारण से उस देश की जनता कभी भी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करती है, वो मानसिक रूप से उसका समर्थन करती है, उसको सही ठहराती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। साम्राज्यवाद के विकास के कारण या सहायक तत्व। अब दोस्तों यहां पर देखिए कुछ कारणों पर हम बात कर रहे हैं। साम्राज्यवाद के विकास, देखिए साम्राज्यवादी धारणा के विकास होने में क्या कारण थे। अब यहां पर दोस्तों आपको ना ये दो चीजें थोड़ी समान दिखने वाली है, उद्देश्य और कारण। उद्देश्य में हमने क्या देखा कि साम्राज्यवाद की धारणा का उद्देश्य क्या था। जब कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है तो किस उद्देश्य से करता है, उद्देश्य क्या था उसका, है ना। अब हम कारण देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद के विकास के कारण क्या है। तो कारण और उद्देश्य, इसमें थोड़ी सी समानता आपको देखने को मिलेगी। जैसे प्रथम है क्या है? आर्थिक कारण। भाई कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से अपना विकास करने के लिए किसी अन्य राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार जमाता है और उस राष्ट्र का शोषण करके और अपने आप को क्या बनाता है दोस्तों? सक्षम बनाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो आर्थिक आवश्यकताओं ने साम्राज्यवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि औद्योगिक देशों का अन्य देशों पर अधिकार रहे तो उन्हें वहां से कच्चा माल खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। वो तैयार माल बेचने के लिए उन्हें एक अच्छा बाजार भी मिल जाएगा, है ना। तो उपनिवेशों में पूंजी लगाकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। क्लियर है? कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। राष्ट्रवाद की बात करें तो यहां पर कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए ये तर्क दिया है, ये बहाना दिया है कि एक सभ्य राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो पिछड़े हुए राष्ट्रों का विकास करे। एक सभ्य राष्ट्र का
कर्तव्य है कि वो अन्य पिछड़े हुए राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमा कर वहां की बर्बर जातियों की रक्षा करे और उनका विकास करे। विकास करने के लिए उस पर अधिकार जमाना आवश्यक है ना। तो ये राष्ट्रवादियों का तर्क है। इसके अलावा बात करें तो धार्मिक कारण भी है भाई। अपन 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी भारत एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका था धर्म प्रचार प्रसार का, क्योंकि जितने भी धार्मिक प्रचार प्रसार हुए ना भारत में 17वीं शताब्दी में भयानक रूप से हुए थे, ठीक है ना। तो 17वीं शताब्दी में धर्म प्रचार प्रसार साम्राज्यवाद का एक उग्र रूप देखने को मिला था 17वीं शताब्दी में, है ना। और उस समय में एक एग्जाम्पल लिया जाता है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति का। कौन से? कुलिज राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका से जो सेनाएं बाहर जाती है वो तलवारों की जगह क्रॉस से लेस होकर जाती है। मतलब कि उनका प्रथम उद्देश्य होता है कि वहां की संस्कृति पर पहले हमला किया जाए, पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर धार्मिक प्रचार के माध्यम से या धार्मिक साम्राज्यवाद के माध्यम से कोई भी राष्ट्र पूरे देश को ही अपना धर्म में परिवर्तित करना चाहता है, और यही कारण होता है धार्मिक कारण। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अगला है शक्ति एवं प्रतिष्ठा। शक्ति एवं प्रतिष्ठा यार सिंपल है, जब कोई देश किसी अन्य देश पर अधिकार जमा लेता है तो उसकी इज्जत तो बढ़ेगी ना, उसकी शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उसकी प्रतिष्ठा मतलब उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उसी देश की ज्यादा इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। किस देश की? जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम होता है। और राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए, ताकतवर होने के लिए अन्य राष्ट्रों पर कब्जा करना सिंपल सा फंडा था। तो इसीलिए ये शक्ति और प्रतिष्ठा ये वाली जो धारणा थी ये साम्राज्यवाद को और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। और इसी कारण से जो उपनिवेश है ना, उपनिवेशवाद जो चल रहा था वो इसी का परिणाम था। और अंग्रेजों की एक कहावत भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मतलब क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य देखिए जैसे कि ये पश्चिम से थे, है ना। अब सूर्य पश्चिम में अगर उग रहा, पश्चिम में अगर दिन है तो संभव बात है कि पूर्व में रात होगी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने मतलब इंग्लैंड ने पूर्व और पश्चिम मतलब कंप्लीट में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। पूर्व में एशिया पर अधिकार कर लिया था, है ना। दक्षिण अमेरिका पर भी इन लोगों का अधिकार था। तो इस प्रकार से लगभग कंप्लीट पूरे विश्व पर ही लगभग ये अधिकार कर चुके थे। तो इसलिए इनकी कहावत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी सूर्य नहीं डूबता, ब्रिटिश साम्राज्य में हमेशा दिन रहता है। तो ये जो वाक्य था ये इंग्लैंड को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलवाता था। क्लियर है। तो एक विशेष कारण शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट है मानवीय कारण। तो मानवीय कारण के अंतर्गत दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो श्रेष्ठ जातियां थी, श्रेष्ठ जातियां जो अपने आप को मानते थे, जो श्वेत जाति के जो लोग थे, इनका मानना था कि भगवान ने उन्हें एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य सौंपा है। कौन सा सौंपा है? कि वह अपने धर्म और सभ्यता को जो है पिछड़ी हुई जातियों तक पहुंचाए और अपने धर्म और प्रतिष्ठा या धर्म और सभ्यता के माध्यम से उन पिछड़ी हुई बर्बर जातियों का विकास करे, है ना। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनका यह कर्तव्य है कि अंधकार में जो ये पिछड़ी जातियां डूबी हुई है उनको उभारे, जैसे कि एशिया और अफ्रीका की काली पीली जातियों का उद्धार करे। तो इस प्रकार से ये लोग इनको संबोधित करते थे, एशिया और अफ्रीका की काली पीली जातियों को, ठीक है। तो मानवीय कारण का सिंपल सा मतलब हुआ कि इन्होंने एक ऐसी धारणा का प्रसार किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये धारणा प्रवेश कर गए उनके मस्तिष्क में कि जो पश्चिमी लोग हैं, ये श्वेत जाति के जो ये लोग हैं, ये सभ्य जाति के लोग हैं, ये सभ्य है। और ये पूर्व में मतलब अफ्रीका और एशिया में की बर्बर जातियों का विकास करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये एक मानवीय कारण भी था, इसलिए वहां की जनता के द्वारा भी इनको प्रभावित किया जाता था साम्राज्यवादी धारणा को फैलाने के लिए। आई होप दोस्तों यहां तक का पूरा पांचों बिंदु पूरी तरह से क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो जो 6 पॉइंटों पर हमने बात की है, 6 पॉइंटों पर बात की है, वो पूरी तरह से अब तक का कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इसका जो नेक्स्ट सेशन दोस्तों हमारा होगा वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों में अंतर को देखेंगे। अब इसमें एक झलक आपको उपनिवेश की भी देखने को मिलेगी।
बेसिकली साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों देखने में एक समान ही लगते हैं, लेकिन कुछ माइनर से कुछ अंतर होते हैं, छोटे छोटे से कुछ डिफरेंस होते हैं। तो उन डिफरेंसों को हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। छोटा सा सेशन होगा, अगला सेशन भी ज्यादा लेंथी नहीं होगा, और उसके बाद में नव साम्राज्यवाद को देखेंगे। इस प्रकार से हमारी थर्ड यूनिट भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी होगी। और फोर्थ यूनिट में मात्र 3 टॉपिक है दोस्तों, फोर्थ यूनिट में मात्र 3 टॉपिक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है जो इस पूरी सीरीज में कवर नहीं हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में है, तो आप मुझे कमेंट में देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर देंगे, या मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। हम उस टॉपिक को भी ऐड करके और यहाँ पर जो है आपको लोगों को पढ़ा दिया करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।